हाँ तो नमस्कार मित्रों, मैं निलेश पटेल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अवैध ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो 4th पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे, जो चतुर्थांश होता है और किस चतुर्थांश में कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय निष्पत्ति पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, या किस क्वाड्रेंट का जो मान है मैक्सिमम या मिनिमम, ये कहां से कहां तक उसका रेंज हो सकता है, ये सारा चीज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो चौथा पार्ट होगा। ये मैं लिख दे रहा हूं, ऑलरेडी पहले से 3 बना हुआ है, ये चौथा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मान के चलें कि ये एक समतल है, ठीक है, समतल मतलब होता है जिसका तल जो है एकदम बराबर हो, सम हो, उसको हम समतल कहते हैं। अगर किसी समतल में दो सीधी लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर डिवाइड कर दे, दो सीधी लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर कहने का मतलब कि लंबवत अगर डिवाइड कर दे, तो तल जो होता है 4 भागों में बट जाता है। मैंने कहा कि किसी तल में जब दो सीधी लाइन जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर अगर डिवाइड कर दे, लंबवत डिवाइड कर दे, तो तल जो होता है 4 भागों में बंट जाता है और उस प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश या क्वाड्रेंट या पाद का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 भाग में बटा हुआ है, यानी कह सकते हैं यहाँ पे 4 चतुर्थांश बना हुआ। चतुर्थांश का मतलब कि 4 का एक भाग, 1 2 3 4, इसको हम क्वाड्रेंट भी कर सकते हैं, हिंदी में उसको पाद भी कर सकते हैं, और साथ में ये चतुर्थांश का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को मिल गया। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्वाड्रेंट ज्योमेट्री को लेकर जोड़ूं, थोड़ा सा क्वाड्रेंट ज्योमेट्री को देखा जाए, तो अगर एक्स वाई तल, अगर इसमें अगर ये देखा जाए, जो ये लाइन है चाहे ये लाइन है, तो इस लाइन को हम एक्स अक्ष का नाम देते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम एक्स अक्ष का नाम देते हैं, जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम वाई अक्ष का नाम देते हैं। ये वाई अक्ष हो जाएगा, ये एक्स अक्ष हो जाएगा। क्योंकि दोनों लाइन 2 भाग में बटा हुआ है, तो उसका एक भाग पॉजिटिव वाला हिस्सा हो जाता है और एक भाग नेगेटिव वाला हिस्सा हो जाता है। तो इधर ये x पॉजिटिव हो जाएगा और इधर ये x नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां हम x डैश कर लेते हैं। ऊपर वैसे ये पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको हम y डैश कर लेते हैं। ये हो गया। और ये जो बीच वाला बिंदु है, इसको हम इसका ओरिजिन सेंटर, ठीक है, मूल बिंदु कहेंगे, ये बन गया। अगर हम मान लें कि एक और चीज, इस तल का नाम क्या रखेंगे, तो इस तल का नाम होगा एक्स वाई तल। ये इसका नाम बनेगा एक्स वाई तल, क्योंकि इसमें 2 अक्ष है, एक्स और वाई, इसलिए इसका नाम हो गया एक्स वाई तल। अगर इस एक्स वाई तल में कहीं कोई बिंदु है, एक बिंदु ए है, कहीं भी है, मान लेते हैं कि यहां पे है, तो इस बिंदु की अगर स्थिति को दिखाना हो कि बिंदु कहां है, किस पोजीशन पे है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका कुछ ना कुछ तो नाम होना चाहिए, कहाँ है। अगर मान लेते हैं कि बिंदु यहाँ है, चाहे यहाँ है, मतलब कहीं भी हो सकता है, फर्स्ट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, या फोर्थ में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अगर मान के चलते हैं कि यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि ये जो बिंदु ए है, इसकी दूरी एक्स से लंबवत कितनी है और वाई से लंबवत कितनी है। अगर हम इसको ऐसे मिलाते हैं या इसको ऐसे मिलाते हैं, तो इसका ये पोजीशन बताएगा। अगर मान लें कि यहां से लेकर यहां तक 3 इकाई है और यहां से लेकर यहां तक 4 इकाई है, तो हम लिखेंगे 3 और 4, जो इसका निर्देशांक होगा। ऐसे करते हैं। हालांकि त्रिकोणमिति में इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये बता दिया। अब हम लोग इसमें देखना क्या है कि जो ये एक्स वाई तल बनता है, इस एक्स वाई तल में जो 6 निष्पत्तियां मिलती है त्रिकोणमिति में, जो साइन कोस टेन कोसेक कॉट सेक होता है, कौन किसमें पॉजिटिव कौन किसमें नेगेटिव होती है, ये हम लोग इसमें देखना है। तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें, तो जो पहला क्वाड्रेंट है, अब पहला किसको मानेंगे, तो पहला ये क्वाड्रेंट होता है, ये, इसको हम पहला मानते हैं, इसको हम दूसरा मानेंगे, इसको हम तीसरा मानेंगे, इसको हम चौथा मानेंगे। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हो जाएगा। पहले क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में जो 6 निष्पत्तियां होती है, वे सभी के सभी पॉजिटिव होती हैं। मतलब इसमें हम ऑल यहां पॉजिटिव दिखा दे रहे हैं, इसमें टोटल पॉजिटिव होती है। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, द्वितीय चतुर्थांश की बात करें, तो इसमें
साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होती है और बाकी चारों नेगेटिव होती है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें इसमें, तो इसमें tan और इसका जो अपोजिट है cot, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। अगर ये चौथे की बात करें, चौथे में cos और ये sec ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। ये तो रहा एक्स वाई तल में जो 6 अनुपात है, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, उनका ये निर्धारण कर दिया गया कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी निष्पत्ति प्लस में होगी या माइनस में होगी। अब थोड़ा सा हम लोग ये यहां देख लेते हैं कि इसमें जो 6 निष्पत्तियां हैं सभी के सभी प्लस में क्यों होती है। सेकंड में साइन और कोसेक के अलावा बाकी सब नेगेटिव क्यों होता है। tan और cot के अलावा इसमें बाकी सब नेगेटिव क्यों होता है, या cos और sec के अलावा बाकी सब नेगेटिव क्यों होता है। अगर हम किसी एक पे विचार कर लें तो बाकी सब का हम निकाल सकते हैं। तो मैं किसी एक भी बता रहा हूं, मैं पहले ले रहा हूं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की। मैं यहाँ एक छोटा सा फिगर बना रहा हूं, ठीक है। और मैंने क्या किया कि यहां से एक ऐसा त्रिभुज बना लिया, यहां पर भी बना सकते हैं, यहां बना ले, फिर यहां बना ले, फिर ये ऐसे बना सकते हैं, फिर ये ऐसे बना सकते हैं। मैं पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट को समझा रहा हूं कि इसमें जो सारी निष्पत्तियां हैं, 6 के 6 निष्पत्तियां, वो पॉजिटिव क्यों होती है। अगर हम इसको मान लें कि ये थीटा डिग्री है, ये O है, इसको हम A मान लें, इसको हम B मान लें। अगर ये थीटा डिग्री है तो इसके अनुसार तब ये जो भुजा ये लंब मानी जाएगी, ये भुजा आधार मानी जाएगी, और ये तो कर्ण है। अब हम क्या करते हैं, इस थीटा के लिए सभी निष्पत्तियों का मान निकालते हैं। जैसे सबसे पहले निकालते हैं साइन के लिए, तो साइन का मान क्या होता है p/h। अगर यहां निकालें कि साइन थीटा का मान क्या होता है p/h। p मतलब होता है लंब, h मतलब होता है कर्ण, तो p क्या है, ये p की लंबाई है और ये h की लंबाई है। एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जो h का मान होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में हो, इसमें हो चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो या इसमें हो, किसी भी क्वाड्रेंट में हो h का मान पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने की वजह क्या है, ये और ये इन दोनों का स्क्वायर करके ये बनता है, तो ऑलरेडी हमेशा पॉजिटिव मान ही आता है। तो इससे तो हम लोग मतलब है नहीं, मतलब अब निर्भर करेगा P और B पे। तो P ये है, ये लाइन, और ये लाइन इसके समानांतर है, और यहां से लेकर यहां तक ऊपर जो y एक्स है तो पॉजिटिव होता है। तो जब ये पॉजिटिव, ऑलरेडी ये पॉजिटिव होता है, तो इसका टोटल रिजल्ट क्या मिला, पॉजिटिव आया। तो जब साइन पॉजिटिव, तो साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव, तो साइन कोसेक ये दोनों पॉजिटिव हो गए। अगर हम कॉस की बात करते हैं तो कॉस का मान क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस का मान, तो कॉस का मान होता है b/h, b/h। तो b o a है b, और h तो हमेशा पॉजिटिव, और यहां से लेकर यहां तक इधर ये भी तो पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसका मतलब कॉस भी पॉजिटिव। जब कॉस पॉजिटिव तो कॉस का जो विपरीत है सेक वो भी पॉजिटिव। तो यहाँ कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव आ गए। और हम एक चीज जानते हैं कि tan का मान साइन बाई कॉस का अनुपात होता है। तो जब साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, तो साइन बाई कॉस करेंगे tan के लिए, तो जब दोनों पॉजिटिव तो tan भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कि tan का जो उल्टा है cot, ये भी पॉजिटिव होगा। और नहीं तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि tan का मान क्या होता है p/b, लंब बटा आधार। तो लंब ये है, आधार ये है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो tan पॉजिटिव। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो 6 निष्पत्तियां होती है सभी के सभी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये पहला रूल है, ये पहला रूल है। सेकंड में अगर हम चलें तो साइन और कोसेक को केवल पॉजिटिव बताया गया है, बाकी सबको नेगेटिव बताया गया है। तो सेकंड के लिए यहां अगर हम फिगर बनाएं, सेकंड के लिए इसको मान लें हम थीटा, ये O हो जाएगा, ये हो गया, ये B हो गया। ये अगर थीटा है तो ये P होगा, ये B होगा। साइन का मान क्या होता है फिर p/h, P ये फिर ऊपर है, यानी इसके समानांतर है तो ऊपर होगा तो पॉजिटिव, h पॉजिटिव होता है तो p/h भी पॉजिटिव, मतलब साइन पॉजिटिव, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक भी पॉजिटिव, ये हो गया। अगर हम tan निकाल के देखें, tan, तो tan का होता है p/b, लंब बटा आधार। तो P तो पॉजिटिव, जबकि B इधर बाएं साइड ये तो नेगेटिव, मतलब tan थीटा बराबर हो जाएगा p/b। P ऊपर लंब है तो लंब तो y के ये समानांतर है, मतलब ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, लेकिन ये क्या है उल्टा इधर, तो
तो ये हो जाएगा माइनस में, मतलब ये तो नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो टोटल रिजल्ट क्या होगा नेगेटिव। इसका मतलब कि tan सेकंड क्वाड्रेंट में द्वितीय चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, तो tan का जो विपरीत है cot वो भी नेगेटिव होता है। उसी तरह अगर हम cos की बात करें तो cos b/h, तो b आधार है, ऑलरेडी b नेगेटिव है और h तो पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, मतलब cos भी क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, मतलब साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी चारों इसमें नेगेटिव होता है। क्यों होता है या हम लोग रीजन देख चुके हैं। उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी चेक कर सकते हैं और इसके लिए भी चेक कर सकते हैं। आप लोग कर लीजिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आसान तरीका से हो जाएगा। ये तो हम लोग इसमें अभी केवल क्वाड्रेंट को समझे हैं, साथ में किस क्वाड्रेंट में कौन सी निष्पत्ति या कौन सा अनुपात कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा ये भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ये देखें कि जो क्वाड्रेंट यहाँ पे बनेगा, चार क्वाड्रेंट, इन चारों क्वाड्रेंट का जो कोण का रेंज है कहां से कहां तक होता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं ऐसे एक्स वाई तल में बना दूं, एक्स डैश वाई डैश, अगर ये एक बिंदु है, अगर हम यहाँ कोण की बात करें, अगर यहां से कोई बिंदु अगर मान लें कि एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे ही मूव कर रहा है। अगर कोई बिंदु यहां से एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा है और जहां से घूमना चालू किया और एक बार पूरा घूम के वहीं पे आ गया, तो हम कहेंगे कि पूरा एक चक्कर लगा दिया, मतलब वहां पर कोण 360 डिग्री का बना दिया। लेकिन 360 डिग्री का जो कोण है वो तो चार भागों में बट गया है, यानी ये भी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक क्वाड्रेंट का जो हिस्सा होता है वो 90-90 का होता है, मतलब ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तब ना 36 360 के बराबर होगा। लेकिन अगर हम यहां से अगर मान के चले कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और ये पहला क्वाड्रेंट है, तो इसका रेंज कहां से कहां तक होता है। दूसरे भाषा में अगर इसको कहा जाए कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें कितने प्रकार से एंगल काम करते हैं ये देखा जाए, या इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम लोग के पास कितने रास्ते हैं ये भी हम कर सकते हैं। तो यहां हम लोग देखें तो अगर जहां से बिंदु कोण बनाना चालू कर रहा है तो यहां बन रहा है 0 डिग्री, अभी तो स्थिर है वहां पे 0 डिग्री। लेकिन जब यहां से रोटेट करना चालू किया, घूमना चालू किया और घूमते घूमते सीधे एक से एक बार वाई अक्ष पे आ गया, तो हम कहेंगे कि 0 से 90 डिग्री का कोण बना लिया। तो इसका मतलब कि पहला का जो रेंज है वो 0 से 90 के बीच होता है, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है, ये पहला का रेंज है। अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाले में क्या होगा कि बिंदु यहां तक आकर रुका था, मतलब 0 से 90 पे आकर रुका था, और 90 से जब यहां आएगा तो हम जानते हैं कि फिर यहां से एक बार ऐसे एक बार मतलब इस लाइन का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही आधा मूव किया, ये पूरा नहीं। अगर पूरा करेगा तो 360, ये केवल आधा किया है, तो आधा में क्या होगा 180, मतलब 90 से फिर यहां आ गया, मतलब ये तब इसका रेंज हो जाएगा 90 से 180, ये दूसरे का रेंज है। तीसरा में अगर चले तो यहाँ 180 से फिर यहां जाएगा, तो यहां तक के लिए तो यहां से यहां तक 90, फिर यहां से लेके यहां तक 90, फिर यहां से यहां 90 90 तीन बार 29 27 यानी 270। इसका मतलब कि ये काम करेगा 180 से 270 के बीच। फिर अगर इस चौथे में चले तो 270 से फिर अपने जगह पे जाएगा, जगह पे जाने का मतलब 360, यानी 270 से ये 360 के बीच ये टर्न करेगा। अब एक चीज मैं ये बता दूं कि जरूरी नहीं है कि कोण 0 से लेकर 360 तक ही बनेगा, ये निर्भर करता है कि बिंदु कितना बार मूव कर रहा है या कितना बार घूम रहा है। वो जितना बार चक्कर लगाएगा उतना ही कोण बनेगा। एक बार चक्कर लगाएगा तो 360 का बनेगा, दो बार चक्कर लगाएगा तो 2 गुणे 360 का बनेगा, 3 बार चक्कर लगाएगा तो 3 गुणे 360 का बनेगा, 4 बार चक्कर लगाएगा तो 4 गुणे 360 का बनेगा। इसी तरह अगर अपने घूमने के अगर नंबर अगर n बार अगर घूमता रहे तो n गुणे 360 डिग्री का कोण बनाएगा, और n बार घूमेगा तब, जहां n क्या होता है चक्रों का नंबर होता है, ये हो सकता है। लेकिन फिलहाल में भी हम लोग बस 0 से 360 के बीच ही देखना है। मैंने इसी बताया कि जब हम क्वाड्रेंट बनाते हैं तो जो चार क्वाड्रेंट बनते हैं, चारों क्वाड्रेंट के लिए कौन कौन से एंगल काम करते हैं, यानी उस क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम लोग के पास कितने रास्ते अवेलेबल होते हैं, ये चीज हम लोगों ने देख लिया कि पहला में 0 से 90, 90 से 180,
तीसरा में 180 से 270 और चौथा में 270 से 360, ये हो गया। अब यहां एक चीज हम और बात करें कि अगर कोई पूछे कि पहले क्वाड्रेंट में जाने के लिए कितने रास्ते हैं, पहले क्वाड्रेंट में जाने के लिए कितने रास्ते हैं या दूसरे क्वाड्रेंट में जाने के लिए कितने रास्ते हैं, तो हम कैसे उसमें जा सकते हैं। इसमें जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, एक 90 माइनस थीटा, मतलब यहां से यहां गए और उसमें कुछ एंगल घटा लिए, मतलब पीछे आ गए, तो ये हो जाएगा। और एक होगा कि यहां से यहां तक एक बार घूमते घूमते हुए अपने जगह पे गए और यहां पहुंचने के बाद कुछ जोड़ लिए, मतलब एक बार घूम गया तो 360 और इसमें मैं क्या किया, मतलब थीटा इसमें कुछ अपना प्लस कर लिया, तो ये क्या हुआ, ये बढ़ गया, मतलब ये फिर से कहां जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब ये हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो पहला क्वाड्रेंट है उसमें जाने के लिए हम लोगों के पास दो रास्ते हैं, उन दोनों रास्तों से इसमें हम जा सकते हैं, एक तो 90 माइनस थीटा और दूसरा 360 प्लस थीटा, ये हो जाएगा। उसी तरह अगर सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसमें जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहां से यहां जा सकते हैं, मतलब 90 प्लस थीटा कर सकते हैं, या यहां से हम पीछे जा सकते हैं, 180 माइनस थीटा कर सकते हैं, क्योंकि यहां तक 180 बना हुआ है। तो इसमें जाने के लिए दो रास्ते हैं, ये बहुत आगे काम करेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये यहां से अब यहां जाएंगे, मतलब तीसरा के लिए तो 180 प्लस करेंगे और नहीं तो 270 माइनस करेंगे, ये हम लोग के पास यहाँ दो रास्ते हैं। फिर यहां से अगर आगे जाएं तो 180 प्लस 270 प्लस थीटा करेंगे और नहीं तो 360 माइनस थीटा करेंगे। ये चीज हम लोग को इसमें जानना है, यानी हम ये कर सकते हैं कि पहले दूसरे तीसरे चौथे क्वाड्रेंट में जाने के लिए कितने रास्ते अवेलेबल हैं या उसमें कितने तरह के एंगल काम करते हैं, ये चीज हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं। पहला के लिए ये चीज हो गया, ठीक है। अब एक चीज और जान लेते हैं कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल मैं बताया था कि जो निर्भर करता है कोण बनने की दिशा पे, कि जब एंटी क्लॉकवाइज कोण बनेगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज अगर बनेगा तो क्या होगा। तो मैंने उसमें बताया था कि अगर ये स्थिर बिंदु है, ये एक लाइन है, अगर ये लाइन ऐसे घूम रही है तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉक वाइज वामावर्त, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, और वैसी स्थिति में जो ये कोण बनेगा ये पॉजिटिव बनेगा। लेकिन यही कोण अगर इस डायरेक्शन में घूम जाए तो ये क्या है, ये तो क्लॉकवाइज है, मतलब ये घड़ी के दिशा में, यानी ऐसे, यानी दक्षिणावर्त, तो ऐसी स्थिति में ये कोण नेगेटिव बनेगा। समझ में आ गया, मतलब कि ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज तो ये पॉजिटिव और नीचे की तरफ घूमेगा तो नेगेटिव। तो एक चीज यहां हम लोग देख लेते हैं कि अगर नेगेटिव एंगल हो तो जो 6 अनुपात हम लोगों को मिला है, 6 निष्पत्ति मिला है, उस सबके लिए किस किस का मान क्या क्या होता है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि साइन माइनस थीटा, कोसिक माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा। ये एक तरह से फॉर्मूला है, फॉर्मूला की तरह ही काम करता है। यहां हम लोग देखना है कि अगर कोण नेगेटिव हो तो इन सबका मान क्या क्या होगा। सबके लिए कोण नेगेटिव है तो सबका मान क्या होगा, तो मैं यहां बता दूं कि साइन माइनस थीटा का मान माइनस साइन थीटा होता है, कोसेक माइनस थीटा का मान माइनस कोसेक थीटा होता है, टैन माइनस थीटा का मान माइनस टैन थीटा होता है, कॉट का माइनस कॉट थीटा और ये कॉस का माइनस सेक थीटा, सॉरी कॉस और सेक के लिए पॉजिटिव होता है, यानी कॉस माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा यानी सेक थीटा। अब सवाल ये पैदा होगा कि ये दोनों को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव क्यों होता है और दोनों पॉजिटिव क्यों होता है। तो जानते हैं कि जब कोण नेगेटिव यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब बनता है ऐसे, तो ये पहला क्वाड्रेंट, यानी इस कोण के अनुसार तो ये पहला है, लेकिन अगर क्वाड्रेंट के अनुसार अगर देखा जाए तो ये चौथा होता है, और चौथा में कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ एंगल अगर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो इसका हमेशा रिजल्ट
पॉजिटिव ही आएगा। वैसे यहाँ नेगेटिव एंगल की बात हो रही है तो नेगेटिव से ही हम लोग को मतलब है कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा सेक थीटा, ये चीज होता है। तो हम लोगों ने नेगेटिव जो एंगल है उसको भी समझ लिया है कि साइन माइनस थीटा ये कैसे होता है। बस याद क्या रखना है कि कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि चौथा क्वाड्रेंट है और चौथा में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है। इसको हम याद रखेंगे फॉर्मूला के तौर पे। अब अगले वीडियो में हम लोग जो पूरक कोण है 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा और कौन निष्पत्ति किस निष्पत्ति के रूप में बदलेगा, इस चीज को हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे, जो त्रिकोणमिति का वीडियो 5 होगा, उसमें हम लोग जानेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।